हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज की वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स एक क्विक फॉर्म में, वन शॉट वीडियो के फॉर्म में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता है मैंने बायोमोलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड रिगार्डिंग करवा दी हैं। एंड खाली वो सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, ओवरऑल हर बोर्ड के एग्जाम वाला बच्चा उसको उन वीडियोस को देख सकता है। एंड चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, और स्पेशली जो न्यूकमर्स हैं उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले तो आपकी एक प्लेलिस्ट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2023 करके, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स 2023 पीवाईक्यूज, इस तरह से आपकी कोई होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। ये आप देख लेना। इसमें रिसेंटली हम लोग जो डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं उसमें हर चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, और डिटेल में कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों चीज़ साइड बाय साइड रिवाइज हो जा रही है। तो इसी कड़ी में मैं बायोमोलिक्यूल्स कर चुकी हूँ, तो वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो एक ये प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट है हमारी क्विक रिवीजन क्लास 12। तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स की नहीं थी, तो वो अब आपको मिल जाएगी। एंड इस वाली प्लेलिस्ट में ना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और कई तरह एनसीईआरटी से टिक मार्क क्वेश्चंस, इस तरह के कई वीडियोस हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी मेंस वाली आपको प्लेलिस्ट पता ही है, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बता दूं, हम लोग रेगुलरली शाम को रात में 9 साढ़े 9 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड उसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं 12th एग्जाम के, 12th बोर्ड के। वो है आपके केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर्स कवर अप हो ही गए हैं, राइट। हमने फिजिकल में सिर्फ यही चैप्टर्स हैं, एक आधा चैप्टर आपका आई थिंक रहता है, बाकी सब हो गया है। तो ये सब आपको इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्विकली रिवाइज करना है ना, बोर्ड एग्जाम आपका पास है, क्विकली रिवाइज करना है, वो चैप्टर क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो ये प्लेलिस्ट जितनी भी हमने क्रिएट की है आप लोगों के लिए की है। बिना किसी देरी के शुरू करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स वन शॉट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब। एंड उसके बाद एक प्यारी सी वो टन 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 बेल आइकन होता है ना, उसको प्लीज़ आप प्रेस कर दें तो अच्छा रहेगा। एंड उसको प्रेस करने के बाद आपको कई सारी ऑप्शंस आती हैं, उन ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है ऑल नोटिफिकेशंस। तभी आपको सारे वीडियोस, चाहे लाइव स्ट्रीम है चाहे वीडियो, सबके बारे में पता लगेगा, नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको देखो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना कैसे है, बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से आने चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे से आने चाहिए। जहां जहां आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने ऑब्वियसली कंटेंट सारा दिया है, बट बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसको कवर अप करेंगे मेनली। तो आपको बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले अगर मैं कहूँ बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके आपकी विच गवर्न द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी जो मेन कॉमन एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें सब में आपके बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडेड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो आप, प्रोटीन्स लेते हो आप, सब बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना। वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इस सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका जो आपको पढ़ना है ना, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पहले ये कहा जाता था कि भाई ठीक है, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्मूला आपका ये है ना, ठीक है, CxH2yOy। तो अब यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आपको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इनको नाम दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स थे जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे ये है CH2O, है ना, CH2 हाइड्रेट ऑफ कार्बन की तरह आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट ये तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये लिमिटेशन हो गई। या फिर कुछ आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सारी लिमिटेशंस के कारण वो जो आपकी डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है ना रैमनोज, ये आपका इस डेफिनेशन में फिट नहीं होगा, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह आप उसको शो नहीं कर सकते। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, एक ये एक ये। अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में आप शो कर सकते हो बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड लिख देना। कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो आपका कार्बोहाइड्रेट है बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रैमनोज लिख देना। तो दैट्स वाई उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई, और हम इनको इन जनरल क्या कहते हैं, शुगर्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन शुगर आपके घरों में सुक्रोज मिलती है, चीनी, एंड मिल्क में आपका लैक्टोज। तो ग्लूकोज आप पीते हो, ग्लूकॉन डी गर्मियों में पीते हो, और ग्लूकोज की बोतल्स जब आप हॉस्पिटल में भी है ना कहते हैं ना ग्लूकोज चढ़ा उसको। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है जो आपने पढ़ रखी होंगी, सुन रखी हैं।
शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से अब। तो क्लासिफिकेशन आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपके फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, है ना। मोनोसेक्राइड आपका सबसे सिंपल इसमें इस कैटेगरी में आता है, मतलब इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, तो ये सबसे सिंपल है। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज, और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है C6H12O6। फर्क क्या है बस, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एल्डोज कैटेगरी के में हो जाएगा, और इसमें कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोज कैटेगरी, नाम से पता लग रहा है ना, कीटोज एल्डोज, राइट। तो मोनोसेक्राइड्स वो आपके क्या हो गए जिनको आप फर्दर सिंपल यूनिट्स में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, एग्जांपल्स आपको पता लग गए। राइबोज आपका 5 कार्बन वाला होता है, ठीक है, मतलब इनमें आपके 6 कार्बन है, राइबोज में आपके 5 कार्बन है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि राइबोज आपका आता है न्यूक्लिक एसिड्स में, राइबोज डिऑक्सी राइबोज है ना, शुगर वो वाला पार्ट, राइट। तो मोनोसेक्राइड में आपका आपके ये देखो एल्डोज कीटोज आ गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये उसकी इसी की क्लासिफिकेशन है फर्दर। एंड इसके बाद आपकी एग्जांपल्स हैं ट्रायोज टेट्रोज इस तरह के, इसमें आप देख सकते हो, तो ये आप नहीं भी करोगे चलेगा, डजंट मैटर, आपको सिर्फ जस्ट बेसिक पता होना चाहिए। सेकंड आपका आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एंड इनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। किस पे बेस्ड होगा, डाइसेक्राइड मतलब जब आप उसको हाइड्रोलिसिस उसकी करो तो 2 आपको सेक्राइड यूनिट्स मिल जाएंगी, है ना। देखो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट। तो आपकी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स अगर मिल रही हैं तो वो आपका डाइसेक्राइड होगा, 3 मिल रही हैं तो आपका ट्राइसेक्राइड हो गया। तो आपने इसमें ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स कर रखे हैं, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज जब आप हाइड्रोलाइसिस आपकी मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। एंड लैक्टोज जब आप करवाते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। माल्टोज जब आप करवाते हो देन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके डाइसेकेराइड है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे शायद मेंशन था लास्ट में, हाँ फ्रक्टोज माल्टोज ये दे रखा है ना मैंने आपको, बाकी तो बता ही दिया। एनीवेज पॉलीसेक्राइड्स आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स आपके वो है जिसमें बहुत सारे पॉली मतलब मैनी, तो मैनी या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपको मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, उनको हम पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। एंड स्टार्च आपको पता है क्या होता है, प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है ना। एंड सेल्यूलोज भी प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन आपका इसको कह दिया जाता है एनिमल स्टार्च, क्योंकि एनिमल में एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह में कई जगह मतलब स्टोर होता है। तो बेसिकली आपका ये 3 है जो आपको इसमें पढ़ने हैं मेन, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में। अब बात आती है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन पे कई बार डायरेक्ट आ जाता है, सिंपल सा क्लासीफाई करो जी, तो आपको सब ओवरऑल ऑलरेडी पता लग गया, आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, चाहे वो एल्डोज या कीटोज है, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं। एंड डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, यहाँ पे आप कर सकते हो एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये सारे आपका किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये रिड्यूसिंग में। क्यों, बिकॉज ये आपका रिड्यूसिंग शुगर में क्यों आ जाते हैं, बिकॉज दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, दे रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट जो था ना आपका एल्डिहाइड का वो, तो ये इस तरह के टेस्ट देते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं, जो नहीं रिड्यूस करते, डेफिनेटली है ना, जो भी रिएजेंट्स हैं फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट, इनको रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक। एंड उसमें आता कौन है, उसमें आपके आएंगे पॉलीसेक्राइड एंड सुक्रोज, ठीक है। लिखा है ना, ये एक्चुअल में रिड्यूस कर क्यों पाते हैं, बिकॉज ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स है उनमें आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है ना, फ्री होगा फंक्शनल ग्रुप तभी तो वो वाला टेस्ट देगा, अदरवाइज फ्री ही नहीं होगा। अगर वहाँ लिंकेज आ जाएगी, बॉन्ड बन गया, आपका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी, वो रिड्यूस कैसे करेगा, रिएजेंट के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, दैट्स वाई शुगर्स इन विच फंक्शनल ग्रुप आर फ्री दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो ये भी एक तरह का पार्ट है। माल्टोज लैक्टोज मैंने कहा था डाइसेक्राइड में आपके उस कैटेगरी में आएंगे रिड्यूसिंग शुगर में। सुक्रोज का आपको पता लग गया, यहाँ पे एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड स्टेट में है तो फ्री ही नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेंगे। एंड पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड आपका किस में आएगा, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो यहीं पे आप लिख लो नॉन रिड्यूसिंग में क्या हो जाएगा, ऑल पॉलीसेक्राइड्स एंड सुक्रोज, ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गए, गॉट इट।
अब इसके बाद आता है जी, आपको सबको पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस वगैरह हैं, उनकी लिंकेज इनमें सब में क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक जिन लोगों ने क्लासेस लगाई है ना बायोमोलिक्यूल्स वाली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसको भी कोई बच्चा जाकर डायरेक्ट देखेगा, आधा चीज़ तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज यानी कि केन शुगर से। केन शुगर आपका पता है, आपको फॉर्मूला, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधे मिल जा रहा है, आपको पता ही है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में इसमें एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा बीटा अभी हम करेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर ये जस्ट आपको इतनी डेफिनेशन सॉरी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सारा पता हो। यहाँ पे आप जो एसिड यूज करो दैट इज डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एंड ये आपका जो दोनों मिलता है ग्लूकोज फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट्स में मिलता है। फिर ऐसे ही आप स्टार्च से बना सकते हो कमर्शियली। ठीक है, तो स्टार्च से भी आप हाइड्रोलिसिस आपको करनी पड़ेगी। टेम्परेचर आप देख सकते हो और प्रेशर देख सकते हो, टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से आपके n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्च हो गया। ठीक है, और उसके बाद इनकी प्रिपरेशन तो दो ही है, देन आपकी रिएक्शंस है। रिएक्शंस ग्लूकोज का पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो। हो गया 1 2 3, हाँ 1 2 3, यहाँ पे आपका OH इधर आ जाता है, इधर H, बाकी सब में तो ऐसा ही है। ये भी आएगा, वैसे मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका आना था, जस्ट अ मिनट, CH2OH है ना, ये आना था। ठीक है, तो आपके 6 कार्बन वाला मैंने ये इसका मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे बेस्ड जो कुछ रिएक्शंस हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आप देख सकते हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट में क्या हो जाएगा, ये आपको ना कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आएगा। या अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रूव करके दिखाओ कि इसके पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें। ठीक है, 4 आपके सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, और एक आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसके लिए आपको रिएक्शंस बतानी पड़ेंगी, हम इस रिएक्शन से बता सकते हैं। एल्डिहाइड की प्रेजेंस आप किससे बता सकते हो, ब्रोमीन वाटर की मदद से बता सकते हो। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, एक COH है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो तो आपका दोनों जगह COH बन जाता है। ठीक, एंड जब आप फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट करते हो तो बाकी सारा कुछ सेम रहता है, बस ये रिड्यूस होता है, पहले पे एल्डिहाइड से एसिड आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन वाली सारी रिएक्शंस हैं, इनको आप इन दोनों रिएक्शन को, टॉलेंस रिएजेंट वाली हो गई, ब्रोमीन वाटर वाली, इसका यूज कर सकते हो आप टू शो कि इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाली ना आप इसके लिए यूज कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन करते हैं, दो कैटेगरी यहाँ पे आ गई, HI, रेड फॉस्फोरस यहाँ पे साथ में आएगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये आपका पूरा स्ट्रेट चेन आ जाता है नॉर्मल हेक्सेन। यहाँ से हमें पता लगता है कि इसमें क्या था, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इस वाली रिएक्शन से पता लगता है। तो अगर आप पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि गिव अ रिएक्शन विच शोज दैट इट्स अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, तो ये रिएक्शन आएगी। देन ये आपका क्या है, सोडियम मरकरी का एमेलगम, इसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये सॉर्बिटॉल, और यहाँ पे भी दोनों पोजीशन पे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, OH बन जा रहा है। तो ये भी आप शो कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्साइम फॉर्मेशन। NH2OH के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो इस पोजीशन पे, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ आप रिएक्ट करवाते थे, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो आपका ऑक्साइम बन जाता था। जो आपने एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस करवाई थी ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें आपका वो था हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो वहां से आपका ऑक्साइम बना, ये वही रिएक्शन है सेम। देन साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन आपका कहाँ बनेगा, इस वाली पोजीशन पे, ये जो ये पोजीशन है ना, यहाँ पे आपका ये ऐसा लिखा होता है ना, तो इससे आपका OH हो जाता है, ये CN लग जाता है, तो OH और CN इस कार्बन पे है, ये आप स्टार यहाँ पे देख सकते हो। ये कार्बन आपका कारल है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ये आपके ना इसके दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे, ये OH आपका इधर या इधर दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो ये खैर आपको नहीं भी पता होगा चलेगा, बट मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि साइनोहाइड्रिन बनाना कैसे है। फाइन, तो इस वीडियो को, वन शॉट वीडियो को, एंड जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियो हमने बना रखी है ना ऑलरेडी, हमने मतलब लाइव क्लास ली थी मैंने, तो वो आपको प्लेलिस्ट में जो मिल जाएगी, CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स PYQs करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। इन दोनों को पढ़ना फॉर दिस चैप्टर। अब ये पेंटाएसिटेट बन गया यहाँ पे, इससे क्या पता लग रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। जब आप इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, सब जगह क्या बन जाएगा, एसिटेट ग्रुप लग जाता है, पेंटाएसिटेट, तो इससे 5 OH ग्रुप हैं इसमें, ये पता लग रहा है एसिटाइलेशन से।
फिनाइल हाइड्राजीन से ओसाजोन बन रहा है, ये भी रिएक्शन है आपकी, इसको स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू डू दिस वन। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन इन मोनोसेकेराइड्स। अब आपको पता है ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कॉन्फ़िगरेशन आपका कोई मतलब स्टार्टिंग में जो पार्ट था ना जिसमें आपका डी और एल डिसाइड किया, वो बाय मतलब ऐसे ही कर लिया जिसको कहते हैं। कैसे किया? स्टार्टिंग में जो कंपाउंड लिया था वो ग्लिसरल्डिहाइड था, उसमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये डिसाइड कर लिया कि जहाँ पे आपका ये OH अगर राइट साइड में है वो आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड मान लिया जाएगा, एंड लेफ्ट वाली साइड में एल ग्लिसरल्डिहाइड। एंड उससे आगे जितने भी आगे कंपाउंड्स डिराइव होंगे उसी फैमिली के, मतलब या उससे आगे जैसे भी, वो सब डी कैटेगरी के एल कैटेगरी के माने जाएंगे। तो बेसिकली आपको सेकंड लास्ट कार्बन चेक करना होता है, नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन चेक करना होता है कि OH राइट में है या लेफ्ट में है, तो यह आपकी DL कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन ये वाली DL एंड ये स्मॉल d स्मॉल l को कंफ्यूज नहीं करना है। ये पता क्या है? ये इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स जिनको आप प्लस माइनस से भी शो करते हो, जो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, DL कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे आपने DLRS कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है ना, वो एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये वो कैटेगरी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि प्लस माइनस DL सारा कुछ क्या है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, थर्ड कार्बन पे OH इधर आएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका क्या है कि आपके ग्लूकोज के दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, एंड ये पता होना चाहिए अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कितने टेम्परेचर पे? 303 केल्विन। और बीटा फॉर्म कैसे मिलता है? ये आपका मिलता है हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन से। वो कहाँ से मिलता था? बाय क्रिस्टलाइजेशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, ये आपका हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है। एंड टेम्परेचर, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा दोनों आपके जो ग्लूकोज हैं उसमें खाली पहले कार्बन पे डिफरेंस है, तो इनको हम क्या कहते हैं? एनोमर्स। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यूज होती है ना, ये वाली, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन की, वो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये वाली कहने का मतलब है अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर 52.5, और जो दूसरा बीटा ग्लूकोज है 19.2। ये तीनों वैल्यूज याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कैसे बना ये आप देख सकते हैं, C1C5 लिंकेज से। ठीक है, तो ये C5 वाला इसका लोन पेयर है, ये इसको इस कार्बन को डोनेट कर देता है क्योंकि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। अब ये C1 और ये C5 आपका जुड़ा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे एक OH और एक H है। ये H था, यही वाला H है ये, और दूसरा OH ये रहा। ठीक है, यहाँ पे H आके लग जाएगा। कौन से वाला? ये वाला H। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो, एक में OH इस वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड को है, यहाँ पे राइट हैंड साइड को है, राइट। तो इसको जब आप लिखते हैं ना हैवर्थ प्रोजेक्शन की फॉर्म में, ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं? हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना, आपने कॉन्फ़िगरेशंस में किया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। तो ये जो अभी तक आप कर रहे थे ना ये वाला, इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जैसे ये है, ये सब फिशर प्रोजेक्शन है। क्या है ये? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, और यहाँ तो हमें कुछ मुझे बताना नहीं, ये वाला हैवर्थ प्रोजेक्शन है। अब इसमें मुझे क्या बताना है? आप देखो, ये वाला जो कार्बन है, पहला कार्बन देख रहे हो, इसमें OH ऊपर, इसमें OH नीचे। तो जिसमें OH ऊपर है वो बीटा फॉर्म है, जिसमें OH नीचे है वो अल्फा फॉर्म है। एंड ये पायरान की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोपैरानोज। ग्लूकोपैरानोज, इसके आगे क्या लगा दिया? अल्फा बीटा लगा दिया, और ये दोनों ही डी फॉर्म है। डी फॉर्म क्यों? क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो आपका OH राइट हैंड साइड ही है, ये खाली पहले कार्बन पे डिफरेंस इनका है, तो दैट्स व्हेन को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स। तो ये जो आपका डिटेल में है, आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ लेना, एंड बाकी मैंने आपको सारा ऑलमोस्ट बता दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ हैवर्थ प्रोजेक्शन, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, आपका ये जो पार्ट है ये 1 से लेके 5 वाला आपका, मतलब ऑक्सीजन था आपका, यहाँ पे लगा लिया आपने। उसके बाद ऑक्सीजन से 1 और 5th कार्बन जुड़ा है, तो यानी एक साइड 1 होगा, एक साइड 5th होगा, बाकी को ऐसे ड्रॉ कर दो। इधर से जब आप स्टार्ट करोगे 1 2 3, तीसरे पे OH ऊपर बनाना है, बाकी सब में OH नीचे है, H ऊपर है। ठीक है, एंड ये अल्फा फॉर्म है, बीटा में OH ऊपर आ जाएगा बस। ठीक है, आखिरी वाले पे CH2OH और H है, खाली OH मत लिख देना। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन, ये जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है ना, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या खाली क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो वहाँ भी सेम था, इन दोनों जगह CH2OH है, सेकेंड वाले कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ, ऑब्वियसली टर्मिनल तो लग नहीं सकता था, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका ये भी, इसकी भी दो साइक्लिक फॉर्म्स होंगी, अल्फा बीटा सेम वैसे ही, लेकिन एक इसकी तरह शो करेंगे हम इसको फ्यूरैन की तरह। फ्यूरैन आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोफ्यूरेनोज देख सकते हो, इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी, ये वाला स्ट्रक्चर भी कैसे बनाया है यहाँ पे, 5th कार्बन और 2nd कार्बन के साथ जुड़ के, है ना, क्योंकि आपका कीटोनिक ग्रुप 2nd वाले कार्बन पे ही था, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, OH ऊपर तो बीटा हो गया, OH नीचे तो अल्फा हो गया। एंड यहाँ पे CH2OH है, ठीक है। अब ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा ये तीसरा है, तो तीसरा पे OH इसलिए ऊपर बना रखा है, ग्लूकोज में तीसरा इस वाली जगह पे आ रहा था क्योंकि वो पे 6 मेंबर था ना, इसलिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कहाँ मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये भी आपके दोनों क्या है, एनोमर्स, क्योंकि खाली पहले कार्बन पे डिफरेंस है। गॉट इट। कंपैरिजन दोनों का कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। एंड डेक्स्ट्रो, लीवोरोटेटरी, सिल्वर मिनट टेस्ट दोनों देते हैं, रेड पीपीटी वाला फेलिंग सॉल्यूशन के साथ दोनों देंगे। कलर सेम है, ओसाजोन सेम, तो कुछ कुछ चीज़ें तो सेम है, कुछ कुछ डिफरेंट है, तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देन आपके डाइसैकेराइड्स आते हैं, इनको हम जब ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में एक लिंकेज है, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नाम पूछा जाता है आपको, ये डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए, लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो इस वजह से डेफिनेशन आपकी हो गई। सुक्रोज में आपको ये वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए कि आपका 66.5, ये मतलब वही स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल पहले सुक्रोज का जो वैल्यू थी प्लस वाली थी, बाद में आपके ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए इसको इन्वर्जन हो गई ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्ट शुगर। ओवरऑल माइनस से पूरा प्लस से पूरा माइनस पे चला गया है, मतलब वो जो प्लस माइनस होता है ना, आप एनेंशियोमेरिज्म शो करते हो, तो इन्वर्ट शुगर इसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आपका डी वाला फॉर्म है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा जो आपको मुझे इसमें बताना है दैट इज ये लिंकेज पता होनी चाहिए। अब आप ये देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है सारा बिजी हो गया, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और कौन सी लिंकेज है ये आपको याद रखनी है, C1 अल्फा ग्लूकोज, C2 बीटा फ्रक्टोज। पहली बात तो है इसमें ग्लूकोज अल्फा वाला होता है, सुक्रोज को अगर आप ब्रेक करोगे ना, सुक्रोज को मतलब हाइड्रोलिसिस करोगे सुक्रोज की, तो हमने लिखा था ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, उसमें अल्फा ग्लूकोज है प्लस बीटा फ्रक्टोज। गॉट इट। एंड इनमें जो आपकी लिंकेज है दैट इज C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C2 कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये इसका 2 है और इसका 1 है। ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का पायरोनोज स्ट्रक्चर, फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर होगा ना, ग्लूकोज का पायरोनोज स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आपने देख लिया। तो C1C2 लिंकेज है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोलिसिस इक्विमोलर सॉल्यूशन देती है दोनों के, एंड सॉल्यूशन बाद में लीवर रोटेटरी हो जाता है। लीवर रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज क्यों हो जाता है वो भी आपको पता है, लीवर रोटेशन उसकी ज़्यादा है, देयरफॉर हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज में भी आपको पता है 2 ग्लूकोज हैं, लिंकेज अल्फा 1,4, ठीक है, अल्फा है C1C4 बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आप देख लीजिएगा कैसे ज्वाइन कर रखा है, ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। एक आपने ग्लूकोज जब पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो वैसे ही ड्रॉ करना है, बस यहाँ पे आपका बॉन्ड बना है, दैट्स इट, ठीक है ना, क्योंकि आपका वाटर निकल गया है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट गो फॉर दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है। लैक्टोज में आपको सिर्फ वही पता होना चाहिए ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों प्रेजेंट होता है, और बीटा गैलेक्टोज है, बीटा ही ग्लूकोज है, दोनों बीटा है, ये याद रखना है। लिंकेज इनकी कौन सी है, लिंकेज यहाँ बता नहीं रखी क्या, ये रही, हाँ आ गई, C1C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसमें क्या था, C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था माल्टोज में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हो अल्फा बीटा होने के कारण ये ऐसे है, उल्टा ऊपर नीचे, क्योंकि बीटा पोजीशन है ना, वाटर कैसे रिमूव करना है, इसका OH ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंस है ना, दैट्स व्हाई, ठीक। तो ये हो गया आपकी लिंकेज। एंड हाँ एक चीज़ और, एपीमर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। स्टीरियोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली 1 कार्बन अदर देन द एनोमेरिक कार्बन, मतलब पहले कार्बन के अलावा अगर कहीं और किसी भी और कार्बन पे आपका मतलब थोड़ा सा भी एक खाली एक डिफरेंस है, उनको हम कहते हैं एपीमर्स। तो उनको उस तरह के कार्बन एटम को क्या कहेंगे हम, एपीमेरिक कार्बन एटम। तो कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे ना, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज सब जगह सेम है, सिर्फ चौथे कार्बन पे डिफरेंस है। मतलब एक ग्लूकोज गैलेक्टोज को आप देख रहे हो ना, यहाँ तीसरा ये चौथा कार्बन, OH ऊपर H नीचे, यहाँ देख सकते हो H ऊपर था OH नीचे, तो यानी 4th कार्बन पे ये दोनों आपस में ऑब्वियसली आइसोमर्स ही हैं एक तरह के, और आइसोमर्स किस तरह के, एपीमर्स। पहले वाले कार्बन पे होता है तो हमें नाम देना पड़ता है उसे एनोमर, लेकिन अगर पहले कार्बन के अलावा किसी एक कार्बन पे अगर इस तरह का डिफरेंस होगा तो उसे हम कहते हैं
एपीमर्स। गॉट इट। अब इसका आपको मतलब एपीमर्स, एनोमर्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप डिफाइन कर पाओगे। ये लिंकेज शो करना आना चाहिए, कौन सी है उसका नाम पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स पॉलीसेकेराइड। स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एंड तो आप कह सकते हो इट्स अ पॉलीमर ऑफ, ओवरऑल तो इसमें ग्लूकोज ही रहेगा सब जगह, अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज भी नहीं कहना चाहिए, अल्फा ग्लूकोज कहना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज रहेगा, दो कंपोनेंट्स एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन है, इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल है, दूसरे वाला एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। इसमें आपका खाली 15 to 20% है एमाइलोज में, एमाइलोपेक्टिन में मैक्सिमम परसेंट है। एमाइलोज आपका लीनियर पॉलीमर है, एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, लीनियर पॉलीमर हो गया है ना, एमाइलोज लीनियर पॉलीमर हो गया, लीनियर पॉलीमर। और एमाइलोपेक्टिन क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। तो मैं राइटिंग बहुत अच्छी नहीं लिख रही हूँ, फटाफट से करवाना है मुझे, एक्चुअली दैट्स वाई। ब्रांच चेन पॉलीमर, ये आप देख सकते हो सारा मेंशन है। फिर उसके बाद लिंकेज वगैरह जो है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ब्रांचिंग है तो जाहिर सी बात है, एक तो सीधा जुड़ेगा और दो चेन्स आपस में भी जुड़ेंगी। तो जो सीधा जुड़ेगा वो तो आपको वही सेम रहेगा, C1 C4 लिंकेज। जो आपस में ऊपर नीचे दो चेन्स है ना, ये दो चेन्स, ये आपस में कैसे जुड़ेंगी, C1 C4 लिंकेज से। तो सारी लिंकेज पता होनी चाहिए आपको, ये देख सकते हो, ठीक है। ये एमाइलोज है खाली, C1 C4 लिंकेज, सेम वैसा ही जैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है लिंक डाइसेकेराइड्स में, वैसा ही रहेगा, ठीक। एंड आपको अगर एमाइलोपेक्टिन देखना है तो ये रहा एमाइलोपेक्टिन, जिसमें ये आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। गॉट इट। तो ये आप देख लीजिएगा, वैसे हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। सेल्यूलोज में क्या है आपका, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज है इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स, उसमें क्या था अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज। गॉट इट। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपका इसका जो मतलब स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ठीक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेम वही है, C1 C4 एंड इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं सेल्यूलोज वाले में पार्ट में, ठीक। ग्लाइकोजन में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एनिमल बॉडी में स्टोर्ड होता है एज ग्लाइकोजन, इसको इसलिए एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्यों कहते हैं, एंड इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड काफ़ी ज़्यादा लेकिन ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थोड़ी कम होती है, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, स्टार्च तक ही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड बॉडी में जब आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो एंजाइम क्या करते हैं, जो आपका मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है ना, मसल्स लिवर्स वगैरह में, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, वहाँ से एनर्जी मिल जाती है। तो ये पार्ट आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ये उसकी समरी है, इसमें कौन सी लिंकेज है, सारा कुछ, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग, ये सारा आप अच्छे से कर लेना, दिस इज फॉर यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एज मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। एंड जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स हैं उनमें किसके बने हुए, अल्फा एमिनो एसिड्स के, ठीक। अब दूसरी चीज़ आती है, ये है उसका स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का। इसमें आपको NH2 ग्रुप भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको COOH भी नज़र आ रहा है, मतलब एसिडिक एंड बेसिक दोनों ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको मैं कहूँ, इसको जो पहले के नाम थे ना, जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन पुराना नाम है, ठीक है, ग्लाइसिन पुराना नाम है, क्यों, क्योंकि वो आपका उसका टेस्ट स्वीट था, तो आपका नाम जैसे डिराइव हो गया, ग्रीक में ग्लाइकोस को स्वीट कहते तो नाम वहाँ से डिराइव हो गया, टायरोसिन आपका इस तरह से। तो इनके जो नाम है ना वो पुराने वाले ही ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। नेचुरल अमीनो एसिड्स, ये जो आपका इन जनरल स्ट्रक्चर है कि एक सेंटर में कार्बन है, उसके साथ इस तरह से क्रॉस बनाओ, एक NH2 एक COH एक H एक R, ठीक है। ये R अगर H होगा तो सबसे सिंपलेस्ट आपका अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, वो बनेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये जो पूरा टेबल है ना आपका NCERT में भी दे रखा है नेचुरल अमीनो एसिड्स का, 20 अमीनो एसिड्स का, उसमें न्यूट्रल कौन सा है, बेसिक कौन सा, एसिडिक कौन सा है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको जी या मतलब मेंस वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने उसमें भी पढ़ा रखा है, तो इसको ध्यान रखना, ये सारा इसमें कुछ एक्चुअली पढ़ाने का नहीं है मेनली, है ना, ये आपको खुद ही आना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना, सपोज करो कोई कंपाउंड पूछा इसमें सल्फर है या नहीं है, जैसे आपको पता है ना सिस्टीन में सल्फर है, तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर किस में है, सल्फर रिलेटेड। ये जी मेंस वैसे ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में उतना नहीं पूछेंगे, ठीक। एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, अपने आप बन जाएंगे बॉडी के अंदर, नॉन एसेंशियल हैं। लेकिन जो नहीं हो सकते उनको आपको बाहर से लेना पड़ेगा, इसलिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है।
तो एक तो आपने क्लासिफिकेशन की एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है ना, एक आपकी ये हो गई एसेंशियल नॉन एसेंशियल। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोनों NH2 और COH दोनों इसमें प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप एसिडिक एंड बेसिक। तो ये आपका ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन का मतलब क्या है, यहाँ पे एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप है तो आपस में इसका H यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो ये इसको बाइपोलर आयन, डाइपोलर सॉल्ट इस तरह से भी कह दिया जाता है, बाइपोलर आयन करके। क्यों? क्योंकि दो पोल्स है ना, प्लस माइनस, इस वजह से। ज्विटर आयन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। गॉट इट। उसके बाद चलते हैं आगे। ज्विटर आयन हो गया। ज्विटर आयन में आपको और ज़्यादा तो जानने की ज़रूरत नहीं है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा जा सकता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका अमीनो एसिड का क्या क्या है? पीएच एट विच इट हैज़ नो नेट चार्ज। अब आपको पता है कि प्लस माइनस दो सेपरेट हो जा रहा है ना, अगर आप फील्ड अप्लाई करते हो तो ट्रैवल आपका वो क्या कहते हैं, माइग्रेशन हो सकता है ना आयंस के। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपका माइग्रेशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि आपका कोई नेट चार्ज ही नहीं होता है। पीएच एट विच देयर इज नो नेट चार्ज, इट इज द पीएच एट विच अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड एग्जैक्टली बैलेंसेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड यहाँ पे आपका ये मेंशन नहीं है, अभी शायद आता होगा, लेट मी चेक। ये वाला पार्ट रहने देना, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। के अलावा आपको मैं बताती हूँ, दिस को भी करना नहीं है। एक्चुअली काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है ना, ये भी नहीं करना है आपको। सिर्फ ये याद रखना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। एंड यहाँ पे ना माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि आपका कोई नेट चार्ज नहीं है, दैट्स वाई। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस होंगे कैसे, एनोड कैथोड पे जाएंगे कैसे जब चार्ज ही नहीं है तो, ठीक। और इसी पार्ट पे आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो, अमीनो एसिड्स वगैरह को, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में आप आसान है यहाँ पे करना। और स्ट्रक्चर ऑफ, उसके बाद प्रोटीन्स, यहाँ पे जैसे डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज, ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप देख सकते हो, कोई भी दो आपने अमीनो एसिड्स लेने हैं एंड उसको ज्वाइन करके दिखा देना है, वहां से आपने वाटर निकाल देना है एंड आपको ये एक H, ये OH इस तरह से शो कर देना है कि हमने वाटर निकाल दिया एंड ये बॉन्ड शो करना है कि पेप्टाइड लिंकेज है। तो डेफिनेशन आए तो आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा एंड डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि एमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, जब आपके फाइबर्स बन रहे होंगे है ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे होता क्या है, हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो ये आपके फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये आपके बहुत फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर है। एंड एग्जाम्पल केराटिन, हेयर वूल, केराटिन ट्रीटमेंट सबको पता होगा है ना, बहुत नाम सुन रखा है। तो हेयर वूल, सिल्क वगैरह में केराटिन है, मायोसिन मसल्स में है। ये सब आपके फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी है। ग्लोबुलर प्रोटीन में पता लगा है ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल हो जाते हैं है ना, घूम घूम के कॉइल बॉल जैसा बना लेते हैं। तो इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन में आते हैं। और जो आपके हार्मोन्स वगैरह हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और एंजाइम्स वगैरह ये सब इसी कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। ये अलग अलग, आप इसको क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे, बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे स्टडी है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर की स्टडी, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेसिकली, कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर, तो किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, दैट गिव्स योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। देख सकते हो आप, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। वो सीक्वेंस अगर एक थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, अगला कोई दूसरा अमीनो एसिड क्रिएट हो जाएगा। सेकेंडरी में क्या है, वही अमीनो एसिड्स आपस में थोड़ा सा कॉइल अप हो जाते हैं एंड इसमें दो चीजें आपके निकल के आती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। हेलिक्स का मतलब है इस तरह का, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अल्फा आपका ज्यादा कॉमन वाला है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहती हैं बीच में, ठीक है, आपस में, जैसे ये है ना, यहाँ और यहाँ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद बीटा स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा आपका, बीटा स्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड साइड बाय साइड अगर रखे होंगे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी। तो दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है थोड़ा मोड़ा, ये तो आप एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली पढ़ लोगे तो काफ़ी होगा, ठीक। टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली आपका क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो एंजाइम्स या जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह, वो पर्टिकुलर एक टर्शरी स्ट्रक्चर को लेके ही होती हैं, ठीक। एंड आपके सपोज करो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपका ओवरऑल फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की, फर्दर फोल्डिंग होती जा रही है, इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, अलग अलग आती हैं आपकी, फाइब्रस, ग्लोबुलर। एंड ये आपका सारा पार्ट जो है, इसमें आपकी जो बॉन्डिंग है वो पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए बॉन्डिंग कौन कौन सी है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी है, वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हैं।
क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि आपका जो प्रोटीन है ना उसमें फर्दर 2 सब यूनिट्स आ गए। सब यूनिट्स मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर, उनका आपस में कैसा रिलेशन है, मतलब सपोज करो 2 आपके कॉइल कॉइल वाले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, खूब टर्शरी स्ट्रक्चर के 2 अलग अलग, वो आपस में अगर किसी तरह जुड़ गए हैं तो वो आपका टर्शरी सब यूनिट हो गया, क्वार्टरनरी आपका हो गया, उसमें 2 सब यूनिट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आ जाती है डीनेचुरेशन, जब वो अपनी प्रोटीन अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लूज कर देता है, स्पेशली इसमें होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है। तो जब प्रोटीन आपका नेटिव फॉर्म में है ना, उसमें अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आ गए टेम्परेचर या पीएच के कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाएंगी, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगा, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन है ना उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है नेटिव फॉर्म में, तो उसको आप नेटिव प्रोटीन कहते हो, गॉट इट। अब यहाँ पे एग्जांपल आप कोएगुलेशन वाला दे सकते हो, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, इट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक। और घरों में जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब आप दूध जमा देते हो दही बन जाता है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आपका हेरिडिटी का जो मेन बेस है कह सकते हो आप, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीएनए एंड आरएनए का, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। जेनेटिक्स पूरा इसी पे बेस्ड है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम सुना होगा, हेरिडिटी एंड ऑल, कि आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ एरेंट कैरेक्टर्स हैं वो हेरिडिटी 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो डीएनए की वजह से हो रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये 2 आपको पता है कि क्या हैं। एंड इन न्यूक्लिक एसिड्स के जो मोनोमर है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जुड़ते जा रहे हैं। अब केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन में इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, पेंटोज शुगर एक तो न्यूक्लिक मतलब एसिड्स में, ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस, एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। इन तीनों को मिला के आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड, और अगर खाली ये 2 लिया तो न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब देखो डीएनए आरएनए में पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब मैंने बता दिया, ये आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए राइबोज और डिऑक्सी राइबोज का। डिऑक्सी राइबोज का मतलब यहाँ से ओ हटा देते हैं, सेकेंड वाले कार्बन पे जो नीचे OH होता है उसका O हटा दिया, डी ऑक्सी ऑक्सीजन हटा दिया, ठीक है। तो आपको एक तो आरएनए डीएनए का डिफरेंस आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस बिटवीन आना चाहिए, तो ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डिऑक्सीराइबोज है, राइबोज है, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब AGCT, इनमें से सबके स्ट्रक्चर आने चाहिए, स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ठीक है ना। और यूरेसिल इसमें आपका, जैसे आपका थाइमिन आपका किस में प्रेजेंट है, डीएनए में है, इसकी जगह यू अगर हो तो यानी कि यूरेसिल वो आरएनए में है, तो ये डिफरेंस भी आप डीएनए आरएनए में लिख सकते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर इसका बेटा जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बार बार कह रही हूँ मैं, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा नो डाउट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फिर आ गया ना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे वो इस शुगर यूनिट वाले के साथ जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ वाला जो कार्बन है 5th वाला कार्बन, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, और ये फॉस्फोरिक एसिड 5th पोजीशन पे है, ये याद रखना है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपको पता लग गया। उसके अलावा यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो वो नाम आपको ये लिखो, यहाँ लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5'3' कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर, दिखा देती हूँ आपको, 5', ठीक है। यहाँ पे आगे 3' आपका जो आएगा अलग, 5' इसका 3' हो जाएगा फर्दर, तो इसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहा गया है पेंटोज शुगर को, जो लिंकेज है उसको कहा गया है, ठीक। अब इसके अलावा इसमें जो करना है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डिटेल में तो करना नहीं है, मतलब आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह का, एनसीईआरटी में ज़्यादा दे नहीं रखा है,
तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ए हमेशा बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ए थाइमीन के साथ बनाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ। तो जितने आपका ए है उतने ही टी होंगे, जितने आपका सी है मतलब साइटोसिन उतने ही ग्वानिन होंगे, एंड जितने ए प्लस जी हैं उतने ही सी प्लस जी हैं। तो ये ना कुछ रूल्स हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के, उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। तो बायो में बच्चे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे ये रहा, इसी की बात कर रही थी मैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं करना, एनसीईआरटी में ज़्यादा मेंशन नहीं है ना, जितना है उतना करना है, बायो थोड़ी पढ़नी है हमने। उसके बाद इसमें 3 आपके अलग अलग, जैसे आपका डीएनए तो हो गया, हेरिडिटी का काम कर रहा है, फिर आपका आरएनए, आरएनए में 3 आते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल ट्रांसफर, सबका नाम है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनके अपने अलग अलग फंक्शन है, नाम से पता लग रहा है। मैसेंजर एक ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में ये सब यूज होता है, तो आपको याद रखना है। दूसरा आप ये देख सकते हो 3 डैश, इस वाली काली काली वाली जो पट्टी है इसमें लास्ट में 5 डैश आ रहा है, दूसरी में यहाँ 3 डैश है, वहाँ 5 डैश है। तो बेसिकली दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक चेन से हमें पता लग सकता है कि दूसरी चेन में उसके सामने क्या होगा। पता है ना आपको कि जी है अगर एक चेन में तो दूसरे में सी ही होगा सामने, दैट्स व्हाई इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना है, ठीक है जी। तो डीएनए आपका कहाँ प्रेजेंट है, आरएनए आपका कहाँ है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, सेल में होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनलीज वगैरह सब कुछ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। कौन सी शुगर है वो बताना है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के बारे में आपको बताना है जो हमने अभी भी पढ़े, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए ना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है बट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये रेप्लिकेशन शो करता है डीएनए, यहाँ पे यूजुअली रेप्लिकेशन नहीं होती, रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से आगे डीएनए, रेप्लिकेशन ही तो है जिसकी वजह से हेरिडिटी, फिर आगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन आपका डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ, है ना, हेरिडिटरी इफेक्ट्स। आगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल फंक्शन न्यूक्लिक एसिड का आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आ जाए, आपको पता ही है। देन एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इनके थोड़े बहुत फंक्शंस आपको जैसे ये दे रखा है ना, तो माल्टोज जैसे है, माल्टेज माल्टोज के लिए यूज होगा कि माल्टोज को ब्रेक कर लिया जाए, है ना। लैक्टेज लैक्टोज के लिए, तो एक दो तीन आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। देन कम्स वाइटामिन, इसमें वाइटामिन में सबके नाम पता होने चाहिए। विटामिन ए, पहले तो ये पता होना चाहिए ए डी ई के एंड बी एंड सी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल, एंड ये वाला पार्ट क्या है, फैट सॉल्युबल, ये पता होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा एक पूछा जाता है ये वाटर सॉल्युबल में सब आपका विटामिन B12 भी आता है, मतलब बेसिकली वाटर सॉल्युबल ना टिकते नहीं है हमारी बॉडी में, वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं, लेकिन एक है जो टिकता है, दैट इज विटामिन B12, साइनोकोबैलामिन। तो सबके नाम पता होने चाहिए ना, है ना, ये राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ये क्या है जो नाम लिख रखे हैं, ये नाम पता होने चाहिए। सोर्सेज नहीं पता होंगे चलेगा, एक नाम, एक डेफिशिएंसी डिजीजेस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। टेबल आपके पास अवेलेबल है सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, वैसे भी आपने कुछ कुछ हो सकता है छोटी क्लासेस से या जब भी आपने साइंस पढ़ी होगी जीके एंड ऑल, उसमें कई सारे आपने डिजीजेस कर रखे होंगे, ठीक है, बट फिर भी पॉज करके देख लेना। ये टेबल देखना है तो देख लो, एनसीईआरटी नहीं तो सेम ही है वैसे, ठीक है। उसके बाद ये सब आपका सेम वही है, यहाँ आप देख सकते हो Q10 एक ये चीज़ जो है आपका ये एक्स्ट्रा में है। बाकी विटामिन H बायोटिन होता है, बायोटिन, बायोटिन नाम आपने बहुत सुना होगा, बायोटिन स्किन के लिए, हेयर के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, इनका नाम याद रखना है बेसिकली। विटामिन K का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में इजीली हेल्प करता है, तो इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। हॉर्मोन्स नहीं करने यार, ठीक है, ये पीपीटी जल्दबाजी में बन गई, हॉर्मोन्स नहीं करने हैं। टेस्ट फॉर बायोमोलिक्यूल्स करने हैं। मॉलिश टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, ये पता होना चाहिए, उसमें क्या करते हैं, मॉलिश रिएजेंट यूज करते हैं, और डिटेक्शन के लिए आप यूज करते हो हर तरह के उस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। मॉलिश रिएजेंट है क्या, 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा बीटा दो तरह के नेफ्थॉल होते हैं, तो इसमें अल्फा नेफ्थॉल यूज होता है, 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसको आप ऐड करते हो एक्वस सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट का, जो आपने ग्लूकोज या जो भी लिया ना उसको पानी में घोला, उसमें ये मॉलिश रिएजेंट डाल देते हो। डालते ही अगर आपका, वैसे तो साइड से डालते हैं हम, ठीक है, डाल दिया उसको मिला दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, साइड से हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं टेस्ट ट्यूब की बिल्कुल साइड से, तो वॉयलेट कलर की एक रिंग बन जाती है उस दो जंक्शन पे, मतलब दो लिक्विड्स जहाँ मिल रहे होते हैं वहां पे रिंग बन जाती है, रिंग वॉयलेट कलर की, जैसे बनेगी मतलब ये आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। फिर प्रोटीन्स में ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन, आपका ये वाला जो प्रोटीन है ये आपका 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज करते हो, यहाँ पे भी वॉयलेट कलर आता है, ठीक। ये आपका पेप्टाइड लिंकेज को बेसिकली शो करता है ब्यूरेट टेस्ट।
ये टेस्ट वगैरह ना आपके जीमेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आपका प्रोटीन के लिए है, जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो येलो कलर आपका आ जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता सकती हूँ। आपकी बॉडी में भी प्रोटीन्स है ना, बिल्डिंग मसल्स, अगर आप देखोगे नाइट्रिक एसिड आपके हाथ में गिर जाएगा तो आपकी जो चमड़ी है, स्किन है, वो येलो येलो कलर की तरह से निकलने लगती है। तो बेसिकली हुआ यही है, ऑक्सीडेशन। सेम चीज़ यहाँ पे आपको आप टेस्ट कर रहे हो। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। एंड उसके अलावा बस बाकी तो ठीक है। ये देखो यहाँ एग्जांपल भी लिखा हुआ है, स्पिल्ड ऑन योर हैंड्स, तो आपका वो स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाती है, तो उसका रीजन यही है। मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट आपका, मिलन्स रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड। तो इसमें आपका होता क्या है, इसको जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन में ऐड करते हो व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। तो मिलन्स टेस्ट नाम अगर पता आपको, मतलब अगर पता जैसे भी आए तो याद रखना है कि प्रोटीन के लिए टेस्ट है। निन हाइड्रिन टेस्ट भी प्रोटीन के लिए है। तो ये सारे टेस्ट ज़रा आपको थोड़े दिमाग में रखने हैं। एंड बस इतना ही था आपके सिलेबस में, ज़्यादा नहीं करना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तसल्ली से करने हैं, प्रोटीन्स अच्छे से करने हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन्स में तो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पढ़ना क्या है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितनी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लेलिस्ट को पहले तो देखो, सबसे पहले आपको काम करना है, मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। फिर आपको अगला काम क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि बेल आइकन के बाद भी ऑल नोटिफिकेशंस क्यों करना है, ताकि जितनी वीडियोस, जितना कंटेंट चैनल पे आता है जो आपके काम के लिए है, वो आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाए। क्योंकि जी मेंस आने वाला है, कंपटीशन है, बहुत कुछ है, तो चैनल पे हम केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग। तो आपसे वो मिस ना हो जाए, उसके लिए ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने प्लेलिस्ट जाके देखनी है, जो मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता दे रही हूँ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2023 पीवाईक्यूज करके है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के, यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और बेनिफिट पता क्या है, मतलब वो 2-2 ढाई घंटे की लाइव क्लास लगी है, कई बार 3 घंटे की भी है, और अलग अलग चैप्टर के कई बार 2-3 वीडियोस हैं। एल्डिहाइड जैसे काफ़ी बड़ा है। तो बेनिफिट ये है कि एक ही रिएक्शन ऑर्गेनिक में जैसे बार बार रिपीट हो रही है, अलग अलग तरह से, कभी नेम रिएक्शन से, कभी ऐसे, कभी कंप्लीट द रिएक्शन, कभी मल्टीपल ABC कन्वर्जन वाला, कुछ भी अलग अलग। तो उससे होता क्या है, बच्चे को बिना किसी, मतलब कम मेहनत के वो ना बार बार मेमोराइज हो जाता है। इसलिए मैं वो आपकी सीरीज लेके आई हूँ। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखना, बेशक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। गॉट इट। उसके बाद दूसरी आपकी है क्विक रिवीजन क्लास 12, जिसमें आपको ये बायोमोलिक्यूल्स वाली 1 शॉट वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसमें आपके सारे चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस हैं, फटाफट आप उनको देख सकते हैं, चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। कन्वर्जन की वीडियो है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टिक मार्क्ड हैं, एक वीडियो वो भी है। तो इनको आप जरूर देखना है। 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बाकी जी मेंस वाली भी है, बट आई थिंक अभी तो आप लोग बोर्ड पे फोकस करोगे, ठीक। एंड जी मेंस जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स के हम सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लेंगे ना, जी मेंस की वीडियोस निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट हमारा अप्रैल में है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए। और आप लोग प्लीज़ जैसे अब तक सपोर्ट करते आए आगे भी सपोर्ट करो, लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो, सुपर थैंक्स या थैंक्स का ऑप्शन जो होता है ना, डॉलर का साइन बना होता है, उसको क्लिक करके अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लास में आते हैं तो सुपर चैट का एक ऑप्शन होता है। ये मैं इसलिए बताने लगी हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ऑप्शन है कुछ हम स्पॉन्सर कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट या कुछ हेल्प कर सकें, कभी कभार बच्चे कहते हैं, उनके लिए फिर मुझे लगा बता देना चाहिए, पहले मैं नहीं बोलती थी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी करो अच्छे से, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड अपनी पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से एग्जाम्स तो, और उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, कैसे आपका एग्जाम गया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।